दोस्तों आप जानते हैं कि ये सीरीज कब से स्टार्ट है और चल रहा है। इस सीरीज का ये 7वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कलर्स यानी कलर रंग के बारे में कि रंग क्या होता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं और उपयोगी रंग जो है हमारे जीवन में मात्र 4 ही रंग होते हैं, यानी 3 ही रंग होते हैं। पहले प्राथमिक रंग के बारे में जानेंगे कौन से होते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि प्राथमिक रंग क्या होता है। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जा सकते प्राथमिक रंग कहलाते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू। इसे हम बना नहीं सकते हैं, बल्कि ये प्राथमिक रूप से ही ये रेड रेड ही होता है, ग्रीन ग्रीन ही होता है, ब्लू ब्लू ही होता है। इसे हम बना नहीं सकते हैं, ये प्राथमिक रंग कहलाता है। उपयोग रंगीन टीवी में, जैसे इसका उपयोग हम रंगीन टीवी में और प्रोजेक्टर्स के रूप में करते हैं। अब द्वितीयक रंग, वे रंग जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू से येलो बनता है। जब रेड मतलब कि जबकि इसको हम और बीच में वाइट रहता है, इस जैसे कि रेड ग्रीन ब्लू को मैजेंटा प्लस वाइट प्लस साइलॉन और येलो से मिला के मोरपंखनी लिया बनता है। इस ट्रायंगल की सहायता से हम रंग का चर्चा कर सकते हैं। पूरक रंग, अब पूरक रंग क्या है? 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण से जब श्वेत रंग का निर्माण होता है, तब उन्हें एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से श्वेत रंग का निर्माण होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन आता है जब प्रकाश की किरण धूल के कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, इसीलिए इसमें प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, जैसे समुद्र का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किसी अवरोधक सतह से टकराता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आता है, तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे सीडी का रंगीन दिखाई देना, प्रकाश विवर्तन के कारण ही सीडी का रंगीन रंग का दिखाई देता है। अब प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में जानेंगे कि व्यतिकरण क्या होता है। जब व्यतिकरण होता है जब प्रकाश की 2 किरणें जिनकी आवृत्ति और आयाम समान हो माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती है तो ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और यदि 2 किरणें मतलब दोनों किरणें समान कला में हो तो ऊर्जा बढ़ती है, और यदि दोनों किरणें विपरीत कला में हो तो ऊर्जा घटती है। जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, सड़क पर फैला हुआ केरोसिन तेल का रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण की खोज यंग ने की थी। अब ध्रुवण के बारे में जानेंगे। ध्रुवण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण कणों से टकराकर उनके लंबवत विभिन्न दिशाओं में संचरण करती हैं तो उसे उध्रुवित प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के ध्रुवण के लिए पोलेराइड ग्लास प्रयोग में किए जाते हैं। पोलराइड ग्लास हर्पेसाइट व नाइट्रो सेलुलोज की मदद से बनाए जाते हैं। पोलराइड्स प्रकाश की चकाचौंध को कम करते हैं, जिससे हम वस्तुओं को आसानी व स्पष्ट तरीके से देख पाते हैं। पहला मिरर जो है नहीं दर्पण, यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा, जब कांच की एक सतह को पारे यानी ZNO आदि पदार्थों से रंगा जाता है तो वह एक दर्पण के रूप में कार्य करता है। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोली दर्पण। वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण वे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह वक्रीय होती है, गोली दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण, इनमें बना प्रतिबिंब समान ऊंचाई का होता है, मतलब प्रतिबिंब आभासी होता है तथा समान दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में पार्श्व परावर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन होता है। यदि 2 समतल दर्पण किसी कोण थीटा पर रखे हुए हो तो उनके मध्य बनने वाला कुल प्रतिबिंबों की संख्या n = होता है 360/θ,
-1 होता है। जैसे घरों में पेरिस्कोप्स में गोली दर्पण, स्पेरिकल मिरर। गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और अवतल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, वे दर्पण जिनका अंदरूनी भाग, अंदर वाला भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। यदि दर्पण प्रकाश को एक बिंदु फोकस, मतलब एक बिंदु फोकस पर केंद्रित करते हैं, इसीलिए इन्हें आभासी दर्पण भी कहते हैं। जैसे इसमें दर्शाया गया इस फिगर में, सी हमारा गया वक्रता केंद्र, पी हो गया ध्रुव हो गया, और से भी हो गया। वैज्ञानिक उपकरणों में यथार्थ परीक्षण के लिए इनका अग्र भाग विलोपित कर दिया जाता है, जिन्हें अग्र विलोपित दर्पण यानी फ्रंट कोएटेड मिरर्स कहते हैं। बीम की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आकार, मतलब जो है यह बिंब की स्थिति दिखाता है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब प्रकृति और इसका आकार क्या है। मतलब अनंत पर जब रहेगा तो फोकस पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, मतलब वास्तविक व उल्टा बनेगा और अत्यधिक छोटा होगा। दूसरा, अनंत पर जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच होगा वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, ये छोटा बनेगा वस्तु से। तीसरा, वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा लेकिन बराबर बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब रखेंगे तो वस्तु ने वक्रता केंद्र से दूर बनेगा, वास्तविक उल्टा ही बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। फोकस पर जब वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा। फोकस व ध्रुव के बीच दर्पण के पीछे, मतलब फोकस व ध्रुव के बीच जब रखेंगे वस्तु को तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। उपयोग, हेडलाइट्स के रूप में, सर्विंग मिरर्स के रूप में, डेंटिस्ट के रूप में, सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का ये सब जो साइड इफेक्ट था कि वस्तु को कहाँ रखेंगे, ये सब अवतल दर्पण का था। अब जानेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिनकी बाहरी भाग परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता है। ये दर्पण प्रकाश को सभी दिशाओं में विसरित करते हैं, इसीलिए इन्हें अपसारित दर्पण भी कहते हैं। साइड्स मतलब इसका उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर यानी अग्र पश्च दर्पण के रूप में, एटीएम के रूप में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव आभासी रहता है। मिरर फार्मूला जो है 1/f होता है 1/u + 1/u 1/v सभी प्रकार के दर्पणों के लिए मान्य है। पावर ऑफ लेंस P लेंस की क्षमता होता है 1/f। इसका ऐसा मतलब डायप्टर होता है। अवतल दर्पण पॉजिटिव होता है, उत्तल दर्पण भी मतलब नेगेटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। लेंस कांच और प्लास्टिक से बने वे पदार्थ जो अवतल दर्पण कांच और प्लास्टिक से बने वे पदार्थ जो अपवर्तन के लिए एक माध्यम उपलब्ध करवाते हैं, लेंस कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, उत्तल यानी अभिसारी लेंस, इससे बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। इसका फिगर इस प्रकार है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने में सहायक होता है उत्तल लेंस ही। अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस, इससे बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है। इसका फिगर इस प्रकार है नीचे। यह जो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने में सहायक करती है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसे कहते हैं BTU, ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 पाउंड पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ा देती है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहलाता है। अब जानेंगे स्पेसिफिक ऑफ हीट। स्पेसिफिक ऑफ हीट क्या होता है? किसी भी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अब लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा क्या है?
एक निश्चित तापमान पर पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए ऊष्मा की जितनी मात्रा आवश्यक होती है गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तापमापी का प्रयोग तापमान के मापने के लिए किया जाता है। इनमें सामान्य तौर पर पारा प्रयोग में लिया जाता है। पारे की रेंज -39 डिग्री सेल्सियस से 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -39 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के मापन के लिए इक्वल टू एल्कोहल तापमापी। इसको जो है -39 डिग्री सेल्सियस से जो तापक्रम टेम्परेचर मापते हैं वो एल्कोहल होता है। 357 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के मापन के लिए गैस तापमापी होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर यानी 1200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है मापन के लिए, तापमान मापन के लिए होता है। अब द्रव की अवस्थाएं। द्रव्य पदार्थ वे सभी पदार्थ जो स्थान घेरती है द्रव कहलाती हैं। डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम, इसमें डिफिनिट मास होता है और वॉल्यूम होता है। जड़त्व का गुण होता है फेल्ट बाय आवर सेंस ऑर्गन्स होता है, जैसे वायु, टेबल, ऋषि। द्रवों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। द्रव को भौतिक स्थिति के आधार पर और रासायनिक स्थिति के आधार पर बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है द्रवों को वर्गीकरण। पहला, भौतिक स्थिति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक स्थिति के आधार पर इसे तत्व यौगिक मिश्रण यानी इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया। सामान्यतः ताप व दाब पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ के अणुओं की 2 प्रवृत्तियां होती हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन यानी परस्पर आकर्षण होता है, और एस्केपिंग टेंडेंसी यानी पलायन दक्षता यह प्रवृत्ति होता है। इफ Ma ग्रेटर देन Et देन सॉलिड, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन जो होता है वो एस्केपिंग टेंडेंसी से बड़ा होता है तो वो सॉलिड होता है। लेकिन अगर म्यूचुअल अट्रैक्शंस सर्वांशम जो होगा एस्केपिंग टेंडेंसी से अगर सर्वांशम होगा तो तब लिक्विड होगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन लेस देन एस्केपिंग टेंडेंसी, मतलब जो होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एस्केपिंग टेंडेंसी से छोटा होगा तो वह गैस होगा। अब जानेंगे ठोस क्या होता है। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में अवयवी यानी कणों में अंतराण्विक बल अत्यधिक होने के कारण वे एक दूसरे के अत्यधिक निकट स्थित होते हैं, मतलब स्थित होते हैं। इसीलिए ठोसों का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम होती है। ठोसों के प्रकार। ठोस आकार के आधार पर ठोस 2 प्रकार के 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को हम क्रिस्टलाइन कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फोस सॉलिड कहते हैं। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो होता है आकार निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का जो आता है ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा जो है इसका जो है क्रिस्टलीय ठोस का आंतरिक आणविक व्यवस्था नियमित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस का अनियमित आणविक व्यवस्था होता है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो होता है पीसीडो सॉलिड होता है, यानी सुपर कूलेट लिक्विड होता है, अति शीघ्रता द्रव होता है। क्रिस्टलीय ठोस शार्प यानी निश्चित मल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन इसमें अक्रिस्टलीय यानी एमोर्फस सॉलिड में लॉन्ग रेंज मतलब एमपी होता है। क्रिस्टलीय ठोस विस्मादेशिक
एनिसोट्रोपिक, टेंसाइल स्ट्रेंथ, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, etc फिजिकल प्रॉपर्टी दिशा के साथ चेंज होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब समादेशिक होता है, सिर्फ समादेशिक होता है, आइसोट्रोपिक ही होता है। क्रिस्टलीय ठोस जिनकी कुछ भौतिक विशेषताएं दिशा के आधार पर भिन्न भिन्न हो तो उसे विषमादेशिक कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों का यह गुण विषमादेशिकता कहलाता है, जैसे NaCl, KCl, हीरा, ग्रेफाइट। भौतिक विशेषता यथा तन्यता, अपवर्तनांक, विद्युत चालकता, ऊष्मा चालकता, दृढ़ता। और क्रिस्टलीय ठोसों की कुछ भौतिक अवस्थाएं सभी दिशाओं में समान होती हैं। इसका गुण प्रवृत्ति को समादेशिक कहलाता है, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक। क्रिस्टलीय ठोस बंधन के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक, आणविक। आयनिक में क्रिस्टल हो गया, धात्विक मतलब क्रिस्टल ही हो गया, सहसंयोजक में भी क्रिस्टल हो गया, आणविक में क्रिस्टल हो गया। आयनिक कण धनायन, ऋणायन। धात्विक परमाणु सी कोल्ड। और धात्विक परमाणु कार्बन हो गया, अणु हो गया, अणु में हो गया H2O। आकर्षण बल दूसरा हो गया आकर्षण बल, तो आकर्षण बल हो गया। तीसरा हो गया प्रबल स्थिर वैद्युत बल, धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध, वंडरवाल बंध। सॉरी अब वंडरवाल बंध आदर्श गैस हो गया हमारा। कहाँ तक पढ़े थे? वंडरवाल बंध। तीसरा पॉइंट हो गया MP, मल्टिंग पॉइंट इसका जो होता है, मल्टिंग पॉइंट होता है। और प्रबल स्थिर बल, विद्युत बल जो होता है हाई होता है। धात्विक बंध जो होता है हाई होता है, वेरी हाई होता है। और ये वंडरवाल बल भी लो होता है। चौथा पॉइंट है विद्युत चालकता। इसका प्रबल स्थिर बल, विद्युत बल जो होता है ठोस यानी कुचालक होता है, द्रव में सुचालक होता है। वेरी हाई होता है धात्विक बंध। और सहसंयोजक बंध कुचालक होता है, अपवाद ग्रेफाइट। वंडरवाल बॉन्ड जो होता है बल होता है, बैड कंडक्टर होता है, यानी अच्छा चालक नहीं होता। पांचवा एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, ZNO, FeCu, AgAu, PT। डायमंड जैसे कि इसका जो होता है ये धात्विक बंधन सभी होता है, FeCu, AgAu, PT। सहसंयोजक बंध जो होता है डायमंड, SiO2, सिलिया मतलब ग्रेफाइट। वंडरवाल में आइस होता है, सॉलिड होता है, I2 होता है, सॉलिड CO2 होता है। विद्युत चालकता के आधार पर ठोस को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला कंडक्टर, वे पदार्थ जिनसे अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम। AgCuAl। इंसुलेटर मतलब इंसुलेटर, वे पदार्थ जिनसे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है उसे इंसुलेटर कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, अशुद्ध जल। सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जिनसे चालक और अर्धचालक दोनों के गुण होते हैं, जिसमें अर्धचालक और अचालक दोनों के गुण होते हैं, उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक। प्योर जो होता है प्योर अर्थात किसी बाह्य पदार्थ को इसमें नहीं मिलाया गया, जैसे सिलिका में, SI में। इसमें तापमान बढ़ने पर चालकता का गुण बढ़ जाता है। ओके पर यह चालक के रूप में व्यवहार करते हैं। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य। इसमें कुछ पदार्थों को मिलाने पर अचालक के समान व्यवहार करते हैं, जैसे P टाइप पॉजिटिव। यदि सिलिका में
Na इंडिगो या गैलियम को मिलाया जाए तो इसमें कोटर का निर्माण होता है। कोटर का निर्माण होता है जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और पी टाइप, दूसरा जो होता है पी टाइप यानी नेगेटिव जो होता है, यदि सिलिका में आर्सेनिक को मिलाया जाए तो इसमें आंतरिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित होते हैं जिससे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। बैंड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सभी ठोसों में दो बॉन्ड उपयुक्त होते हैं। पहला सहसंयोजकता बॉन्ड मतलब बैंड, दूसरा चालन बैंड जिसे VV और CB कहते हैं। CB मतलब चालन बैंड और VV यानी कि सहसंयोजकता बैंड। इसे फॉरबिडन एनर्जी भी कहते हैं और गैप लेस ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ऊपर वाला हो गया हमारा ऊपर वाला चालन बैंड हो गया, निचला वाला हो गया हमारा VV बैंड अर्थात सहसंयोजकता बैंड। इस प्रकार इस फिगर को समझते हैं। चालक में CB मतलब चालन बैंड व VV मतलब एवं सहसंयोजकता बैंड परस्पर अति व्यापित होते हैं। अर्धचालक में और अत्यधिक नहीं होने के कारण, मतलब जो है U और वो नहीं अत्यधिक नहीं होने के कारण जो टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी लो हाई मतलब कि हाई होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है सहसंयोजकता बैंड से लेकर मतलब कि चालन बैंड तक होता है। कुछ चालक में FeG ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप से ग्रेटर देन होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।